हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। बहुत बीच में गैप आ चुका था कुछ इश्यूज की वजह से, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है एनेंटियोमर्स। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर करा था वो था डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कि हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन कर सकते हैं। एंड हमने उससे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखा था। वहाँ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ध्यान रखना, मैंने आपको वहाँ ये बताया भी था कि अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो कि एनेंटियोमर्स या डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, दो गिवन कंपाउंड एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, तो उनको देखने का सिंपल सा तरीका होगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स जरूर अटेंड करें, जिससे आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एनेंटियोमर्स। देखो, एनेंटियोमर्स बहुत सिंपल है। ये एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप बोल सकते हो, कि जो आपके पास में कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखना, किसी एक कंपाउंड को एनेंटियोमर नहीं कंसिडर करा जा सकता। एनेंटियोमर एक पेयर के लिए डिफाइन करा जाता है अगर आपके पास में दो कंपाउंड है, सपोज ए एंड बी, और अगर ए बी का मिरर इमेज है लेकिन वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप लोग क्या बोलते हो? एनेंटियोमर बोलते हो। हमने कायरलिटी जब डिस्कस करी थी तब वहां मैंने आपको ये चीज पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा था कि मिरर इमेज कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक ये दोनों हाथ है ना, अगर आप इन दोनों हाथ को ध्यान से देखें तो ये दोनों हाथ के बीच में अगर हम एक मिरर रखें तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिखेगा, और यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स। अच्छा, दूसरा, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, अपने हाथ को देखें, तो ये पूरा का पूरा एक कायरल मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि C1 तो उसमें हर मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा। तो ना ही इसमें AAOS है, यानी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है और ये दोनों मॉलिक्यूल कायरल हैं। और अगर आप इसको सुपर इम्पोज करवाना चाहें तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये बातें हमने कायरलिटी में डिस्कस करी थी। आई होप आपने कायरलिटी का वीडियो जरूर देखा होगा। अब हम बात करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास में एनेंटियोमर्स होते हैं, यानी कि ये दो कंपाउंड है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, प्लस साथ में ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। तो हमने यही डेफिनेशन लिखी है, आप ध्यान से देख सकते हो। देखो, कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर आर कॉल्ड एनेंटियोमर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। आप देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास में COOH, मैंने कुछ यहाँ इस तरीके से लिख दिया, और मैंने यहाँ पे HOH, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? CH3। बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? ये आपके पास में लैक्टिक एसिड है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? लैक्टिक एसिड। अब इसी लैक्टिक एसिड सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है, देखो अभी हम लोग एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि हम उसी चीज को दिमाग में रखते हैं। लेकिन जब हम पेपर दे रहे होते हैं, जब हमारा सिलेबस आगे लगभग कवर हुआ होता है, तो हमें एक ही मॉलिक्यूल में सब चीजें हो सकता है कि देखनी पड़ जाए। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका 100% आंसर करेक्ट आएगा, या आप बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वहां मिस्टेक्स नहीं होंगी। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, ठीक है, फिर वहां पे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर वो आपको लगता है कि आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दी है, राइट। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहला तो आप ये चेक करो कि क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हमें एक सेंटर दिख रहा है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो होता है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब दूसरा आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज लगा दूं तो इसकी जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तो बताओ क्या आएगा? यहाँ COOH इस तरीके से लिखा होगा। अब की बार बताओ, OH के जस्ट इस साइड आपको क्या मिलेगा? OH मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा? H, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? CH3।
ये इसका मिरर इमेज है। RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, इवन मैंने DL कॉन्फ़िगरेशन भी बताया, आप यहाँ पे D और L कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बेसिकली ये R कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जो यहाँ मिरर इमेज बनेगा वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, तो यहाँ आपके पास में आएगा S लैक्टिक एसिड। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर है? क्या बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल। ये भी क्या है? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव ही। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब दूसरा आप लोग क्या चेक करेंगे, क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? तो देखो, अगर आप इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो बोथ आर, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि दे आर एनेंशियोमर। ये क्या है, दे आर एनेंशियोमर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। आप इनको काउंट एक ही करेंगे, यानी आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी गिवन मॉलिक्यूल होगा उसके कितने एनेंशियोमेरिक पेयर बन सकते हैं, तो आप हमेशा पेयर के अंदर ही काउंट करेंगे। तो इसमें एक एनेंशियोमेरिक पेयर है आपके पास में, ये दोनों ही एक दूसरे के एनेंशियोमर है। आप ये नहीं बोल सकते कि जो S लैक्टिक एसिड है या फिर R लैक्टिक एसिड है, मतलब ये पूरा का पूरा एक एनेंशियोमर है, ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एनेंशियोमर कभी भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं करे जाते हैं, एनेंशियोमर हमेशा पेयर में एक्सप्लेन करा जाता है, एनेंशियोमर नाम ही पेयर को दिया जाता है। क्लियर है? तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब दूसरा अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो जो आपके पास में एनेंशियोमर्स होते हैं, ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी सेम होती है। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी आप लोग देख सकते हो वो सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती है, सिमिलर होती है। इसीलिए हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, and they cannot be separated by any physical method like what, fractional distillation। ठीक है, तो आप इनको क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सिमिलर होती है, इस वजह से आप इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है विथ ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव रिएजेंट के साथ में। ये जो रिएक्शन करते हैं या कंपाउंड के साथ में जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी की जो रेट है वो डिफरेंट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखें, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी डिफरेंस है। तो आप लोग लिख सकते हैं एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी विथ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस।
ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो भी सब्सटेंस होगा, अगर आप उसके साथ में रिएक्टिविटी करवाएंगे तो वहाँ उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। जब वहाँ उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, वो कैसे होता है, वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल R है, यानी कि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा होता है, और ये S है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिफरेंट तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है विथ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है तो उनकी रिएक्टिविटी रेट बिल्कुल सेम होगी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि हमारे पास में अगर ऐसा रिएजेंट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यही एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यही एग्जांपल अगर कंसिडर करूँ, या कोई दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। सपोज करो कि मैं यही ले लेता हूँ, ये मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे सपोज करो कि OH लिख दिया, मैंने यहाँ पे मान लो CH3 लिख दिया, और यहाँ अपने पास में मैंने H लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी करवाता हूँ किसी भी रिएजेंट के साथ में, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ लिख दिया OH, मैंने यहाँ लिख दिया H, और मैंने यहाँ पे लिख दिया H। तो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, है ना। ये कैसा है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो चाहे यहाँ पे R हो या फिर S हो, दोनों की रेट जो होगी, रेट फॉर S कंसिडर कर सकते हो या फिर R कंसिडर कर सकते हो, इज इक्वल टू रेट फॉर S। यानी कि जो R कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन करेगा और जो S कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन करेगा, दोनों की रेट इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आपने कंसिडर करा है, रिएजेंट जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो फिर वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना, इफ या इन केस ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो रेट ऑफ R इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ S। मतलब कि ये डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करेगा और S जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करेगा। इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी कंडीशन सारी की सारी सिमिलर रहेगी जो कि हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एक चीज़ और अगर हम बात करें तो इनके सेपरेशन, ध्यान रखना कि जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सपोज एग्जांपल कि मैंने R और S को एकदम मिक्स कर दिया, और अब आपको क्या करना है, R लैक्टिक एसिड और S लैक्टिक एसिड को सेपरेट करना है ना। जब आप इनको सेपरेट करना चाहेंगे तो आप इजीली इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, या सॉलिबिलिटी, ये सब क्या होती है, इनकी बहुत सिमिलर होती है। तो यहाँ पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस को यूज़ करके, इसको बॉईल करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि R को और S को सेपरेट कर लें। तो फिर इनको कैसे सेपरेट करा जाता है, तो वो हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम होता है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायस्टीरियोमर्स के बारे में कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो डिफरेंट होती है। सही है। तो जब हम क्या करेंगे, अगर हमें सेपरेट करना होगा R और S को, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में एनेंटियोमेरिक पेयर्स होंगे या पूरा का पूरा मिक्सचर होगा इनका, जो भी R और S का मिक्सचर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। पहले हमारे पास में एनेंटियोमर्स होंगे, उनको हम रिएक्शन करवाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा डायस्टीरियोमर्स के अंदर, और उन डायस्टीरियोमेरिक पेयर को हम इजीली फिजिकल मेथड को यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ केमिकल मेथड को भी यूज़ नहीं कर सकते सेपरेशन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हम कैसे सेपरेट करते हैं एनेंटियोमर्स को। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर हमें कोई भी पेयर दिया गया हो या हमें पूछा गया हो कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी के अंदर क्या रिलेशन होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो कैसे चेक करा जाता है, तो हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आपको करके लेके आने, और नेक्स्ट क्लास में उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। चलिए फटाफट से आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, और हमारे पास में टोटल 10 क्वेश्चन हैं।
अब देखो, अभी हम लोग इतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग 10 एग्जाम्पल पर यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब हम लोग एनेंशियमर्स कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग डायस्टेरियोमर्स को देखेंगे। फिर डायस्टेरियोमर के साथ मैं आपको एपिमर और एनोमर्स के बारे में बता दूंगा कि क्या होते हैं। तो जब एनेंशियमर और डायस्टेरियोमर कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एनेंशियमर है या फिर वो डायस्टेरियोमर है। ये सब चीज़ें हम लोग एक सेपरेट से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और उसमें अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद में हम लोग मीजो कंपाउंड्स और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास में टोटल 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से कंपाउंड एक दूसरे के एनेंशियमर्स हैं और कौन से कंपाउंड एक दूसरे के एनेंशियमर्स नहीं हैं। अभी हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे, कोई दूसरे टाइप का आइसोमर हम अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखो, जब भी आपको एनेंशियमर फाइंड आउट करना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप या तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो जो स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा यानी कि मिरर लगा करके आप मिरर लगा करके देख सकते हो कि क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। और दूसरा आपको ये चेक करना है कि क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि सुपर इम्पोजिबल है, ये भी आपको चेक करना है। दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको मिरर अच्छे से नहीं रखना आता है, यानी मिरर रख के आप इमेजेस के बारे में स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप RS कॉन्फ़िगरेशन को यूज करें। आप हर एक कायरल सेंटर पर RS कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। अगर R का कॉन्फ़िगरेशन S आता है, यानी कि जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं एक दूसरे की, जो आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, अगर उन दोनों में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं तो आप वहां पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियमर्स हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे हम लोग को करना, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एग्जाम्पल फर्स्ट को कंसिडर करें, एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ मिरर रखता हूँ तो OH का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ OH मिलेगा और इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ मिलेगा। अब एक यहाँ पे क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन गलत करवा देता है। कैसे गलत करवा देता है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो देखो ऑक्सीजन इस साइड ही है, इसमें भी ऑक्सीजन इस साइड है, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, जबकि सिर्फ नीचे वाला ही चेंज हुआ है। आप हमेशा ध्यान रखना कायरल सेंटर पर ही आपको चेक करना है, जबकि ये वाला कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सेंटर के अलॉन्ग देखना है, इस सेंटर में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एनेंशियमर। सही है? ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दे आर एनेंशियमर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलर अगर आप इसमें चेक करेंगे तो देखो ध्यान से, ये आप यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हो तो आपको इसका मिरर इमेज नहीं दिखेगा। अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो ये दोनों कैसे हैं बताओ? दे आर आइडेंटिकल। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये कैसे हैं? ये आइडेंटिकल है। क्लियर है? तो एक बात आपको यहाँ तक समझ में आई। अब दूसरा, अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो उसमें ध्यान से देखें, खुद से करने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले आपको जो कंपाउंड गिवन है वो चेक कर लें कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो वहां फिर उसका मिरर इमेज काउंट नहीं होगा, वहां उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल काउंट होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में जरूर रखें। ये मॉलिक्यूल के अंदर बताओ क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इस वाले में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अगर इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो चुका है? ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। ठीक है? तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है नहीं है, तो इनमें अभी के लिए हम कोई रिलेशन कंसिडर नहीं करते हैं। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है कि इनएक्टिव? ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ध्यान रखना। आप सोच रहे हैं कि मैं इसके सेंटर में खड़ा होकर के यहाँ OH और यहाँ पीछे OH मिल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ COH और पीछे COH मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है दे आर वेज, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वो डैश होती है। तो ये अगर वेज है तो इट इज टुवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर और डैश है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
ठीक है, ये दोनों OH COOH पीछे की तरफ होंगे यानी सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये डायस्टेरियोमर होंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिमिलर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि मॉलिक्यूल कायरल है कि ए कायरल है। देखो यहाँ अगर आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे तो कायरलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दो HH आ गए, यहाँ पे भी 2 Cl, यानी कि मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा है, आपको ये बताना है। बता सकते हैं आप लोग? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 को आप अच्छे से देखो, क्या फिर से वही कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप यहाँ मिरर रखते हो ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा मिरर आपको यहीं रखना हो, मिरर कई बार नीचे रख दिया जाता है, तो ये कन्फ्यूजन होती है जब आप मिरर लगा करके देखते हो, आपको करेक्ट पोजीशन पता नहीं चलती कि मिरर कहाँ रखा गया है और उसका मिरर इमेज है कि नहीं। तो वहाँ अगर आपको दिक्कत हो तो आप सिंपल क्या काम कर लो, RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लो, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। देखो ध्यान से, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगी। अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दें तो देखो मिथाइल का रिफ्लेक्शन मिथाइल दे रहा है, हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन हाइड्रोजन दे रहा है, यानी कि ये तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर एक भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है तो उनमें कभी भी एनेंटियोमर का रिलेशन नहीं होगा। एनेंटियोमर में दोनों के दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो इंडिविजुअली ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो इनमें आप एनेंटियोमर का रिलेशन नहीं लगा सकते, ये क्या होंगे, ठीक है, तो दे आर नॉट एनेंटियोमर, नॉट एनेंटियोमर। अब देखो ऐसा कैसा एग्जाम्पल आपको दूसरा भी दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसे टाइप ऑफ ऑप्शंस में आ जाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। और क्वेश्चन को अगर छोटे क्वेश्चन को अच्छा बनाना हो तो फिर ऑप्शंस को बहुत सही ढंग से फ्रेम करा जाता है। जो एग्जामिनर मतलब एग्ज़ाम बनाने वाले होते हैं, मतलब एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, वो उसी तरीके से उसको क्या करते हैं, ऑप्शंस को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन अब आपको बहुत छोटा दिखेगा कि एनेंटियोमर से पूछा है, लेकिन वो एक ही टाइप के मतलब ऑप्शंस रखेंगे जिसमें माइनर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, माइनर मिस्टेक हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। क्लियर है? तो ये चीज़ अब जरूर नोट करें। अब देखो ये कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप लोग चेक करें कि इस कंपाउंड में क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो देखो आप यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हो तो इस मिथाइल का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, तो आप अगर यहाँ मिरर रखते हो तो मिथाइल का रिफ्लेक्शन मिथाइल, हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन हाइड्रोजन मिलेगा, दोनों तरफ से मिल रहा है। दूसरा इसमें किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मत कंसिडर कर देना। अगर आपको नहीं पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता करी जाती है तो उसका सेपरेट वीडियो है, वो जाकर के जरूर चेक करें। तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, कायरल है, तो दे आर एनेंटियोमर। ये क्या है, ये एनेंटियोमर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर रिलेशन ए और बी में पूछा गया है तो। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना ए और बी में अगर आपको रिलेशन बताना है, अब आपको देखने में लगेगा कि इनकी तो पोजीशन ही चेंज हो चुकी है, या फिर आपको लगेगा कि नंबरिंग अगर आप करोगे तो 1 2 1 2 आइडेंटिकल है ये, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, प्लस साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है। कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाओ, ठीक है, और यहाँ रखो, तो अगर आप क्या करते हो, इसके जस्ट नीचे रखते हो, तो अगर आप मिरर को यहाँ रखोगे ना, मतलब कि अगर मिरर आप यहाँ रखोगे और ये मॉलिक्यूल नीचे होगा, तो देखो Br जो होगा, Br ब्रोमीन जो है वो इधर होगा, और नीचे ऐसा रिंग और रखा हुआ है, उसमें भी ब्रोमीन नीचे होगा। इसमें देखो क्लोरीन ये जो होगा ऊपर साइड हो जाएगा और इसमें ये नीचे, मतलब कि
यहाँ अगर आप मिरर रख दो और इसको चेक करो यहाँ पे, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। यही कन्फ्यूजन होती है। आप देखो, आप चाहो तो इसको ऊपर रख दो, आप चाहो तो इसको ऊपर रख दो, यहाँ वाले को उठा करके यहाँ रखो, देखो बी आर का रिफ्लेक्शन बी आर देगा, फिर सी एल का रिफ्लेक्शन वहाँ सी एल दे देगा। यानी कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के व्हाट, आइडेंटिकल और एनेंशियोमर, ये है एनेंशियोमर। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है, आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन जरूर कर लें। आप जब आर एस कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं या फिर डायस्टेरोमर है। मैंने आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, बताओ कैसे करा जाता है। आपको पता है, देखो प्रायोरिटी अगर आप कंसीडर करो तो देखो इसमें क्या आएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, सी एल को दोगे कि बी आर को दोगे। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी सी एल आएगी, फिर बी आर आएगी, तो सी एल बी आर का क्लॉकवाइज रोटेशन ये आपको आर देगा। इसमें अगर आप करोगे तो ये आपको रोटेशन क्या देगा, देखो 1 2 3, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो ये एस देगा। तो यानी कि 1s बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा अकॉर्डिंग टू आईपीसी नोमेनक्लेचर, 1s 2r आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। चलो आप यहाँ चेक करो, इसका क्या आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आएगा क्लॉकवाइज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो बताओ 1 पे क्या आएगा, 1r आ गया, अब की बार 2s आ गया। देखो जस्ट अपोजिट हो चुके हैं, S का कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है, R का कॉन्फ़िगरेशन S आ रहा है। बताया था ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, प्लस साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। सिमिलर इसी तरीके से इसको चेक करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करोगे तो इसका अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये वेज था और ये डैश हो चुका है, तो ये हो जाएगा S और ये क्या हो जाएगा R। सही है क्या? तो इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए 1R और 2 क्या चला जाएगा, S। देखो ध्यान से, B और C का रिलेशन क्या आएगा, बताओ B, C का रिलेशन क्या आएगा, B और C का रिलेशन क्या आएगा, 1R 2S, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल। सही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए A और C का रिलेशन क्या आएगा, ये भी क्या होंगे, एनेंशियोमर ही होंगे, है ना, क्योंकि देखो 1S जबकि यहाँ 1R आ रहा है, 2R जबकि यहाँ 2S आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ A और C का रिलेशन, तो A और C भी क्या आएंगे, बताओ, ये आएंगे एनेंशियोमर। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बहुत सिंपल है। सिमिलर आप इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा आप ऐसे अप्रोच लगा सकते हो कि देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनका फेसर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको हमेशा व्यू पॉइंट एक ही डायरेक्शन में रखना है। ये करेक्ट फेसर प्रोजेक्शन में आपको बताया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बी आर वेज पोजिशन पर है, आपको सी एल भी वेज पोजिशन पर लग रहा होगा, लेकिन आपको इसको घुमाना होगा। जब आप इसको घुमा देंगे तो जो वेज होगा वो डैश पर चला जाएगा, यानी कि एक बी आर तो वेज है और दूसरा सी एल डैश पर है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएंगे। वहीं अगर आप इसमें देखो तो ये अब जो सी एल वेज पर था वो किस में चला जाएगा, जो सी एल डैश पर था वो किस पर चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा, यानी कि दोनों अब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो क्या बताओ एक दूसरे की मिरर इमेज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ दोनों सेम में चले जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज कभी नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आपके पास में ये एग्जाम्पल है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम डायस्टेरियोमर कंसीडर करेंगे, मतलब डायस्टेरियोमर जब हम पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग पूरा का पूरा डायस्टेरियोमर्स, एपिमर्स एंड जो आपके पास में एनोमर्स होते हैं, इनको हम सबसे पूरे के पूरे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर हम लोग डायस्टेरियोमर और एनेंशियोमर के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ हम लोग इसी से स्टार्टिंग करेंगे। अभी जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये कोई ज़्यादा एकदम ऐसे लेवल के एग्जाम्पल्स नहीं है। उस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स को ज़्यादा डिस्कस करें। अभी का अगर आपने जेईई का एग्जाम देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और बहुत ही पेपर का जो लेवल है इतना ज़्यादा हाई नहीं रहा है। केमिस्ट्री का बहुत ईजी सा पेपर आया है, आप इसको आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ऐसे पेपर्स के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप फोकसली पढ़ें और कंटिन्यूटी के साथ में इसको पढ़ें तो डेफिनेटली आप जो है जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो रहेगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो आगे भी वीडियोस को देखें। हम लोग पूरा आइसोमेरिज्म का सीरीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री जो है
उसके कुछ चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ जो जैसे कि अभी एग्ज़ाम जो है अभी जेई वाले तो चल ही रहे हैं, जो मई अटेम्प्ट वाला आएगा या फिर जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम जब आएंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं जो नेम रिएक्शंस हैं उनके कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाना चालू करूं, जिसमें एक तो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, आपको पता है यूट्यूब पे, तो शॉर्ट वीडियोस में तो आपको सिर्फ रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड जो 5 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा उसी से रिलेटेड मैं आपको उसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है और प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे उस रिएक्शन से रिलेटेड। ये कोशिश करेंगे हम लोग, जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसका पूरा का पूरा। एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर जो है वो दिया हुआ है, व्हाट्सएप वाला जो नंबर है मेरा वो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायस्टेमर के बारे में। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा और आपको पता है कि टाइमिंग हमारा फिक्स है, उसी टाइम पर आपको वीडियो मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।